आज जनता कर्फ्यू को 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन यानी 22 मार्च को पिछले वर्ष भारत में जनता कर्फ्यू लगा था और तब हमने दुनिया को ये बताया था कि जब संकल्प और साहस बड़ा होता है तब कोई भी विपदा, कोई भी संकट बड़ा नहीं रह जाता। जनता कर्फ्यू ने ही कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की एकता के सूत्र को भी स्पष्ट किया और हम बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हो पाए। जनता कर्फ्यू से एक दिन पहले यानी 21 मार्च 2020 को देश में कोरोना वायरस के कुल मरीजों की संख्या 396 थी। यानी मरीजों की संख्या तो कम थी, लेकिन डर बहुत ज्यादा था। हर कोई परेशान था और यह सोच रहा था कि वो जीवित रहेगा भी या नहीं। दुनिया भर में भारत को लेकर संशय की स्थिति थी और अमेरिका जैसे देशों का अनुमान था कि भारत इस संकट से बुरी तरह लड़खड़ा जाएगा और भारत में इस महामारी से करोड़ों लोग प्रभावित होंगे। हालांकि भारत के लोग उस समय डरे हुए जरूर थे, लेकिन हारे नहीं थे। आप कह सकते हैं कि इस संघर्ष के लिए हमने सबसे पहले डर को डिलीट करना सीखा और इसकी शुरुआत जनता कर्फ्यू से हुई। हमने धैर्य को हथियार, एकता को अपनी ताकत और अनुशासन को अपना रास्ता बनाया और भारत दुनिया के लिए मिसाल बन गया। इससे पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि भारत में इतना बड़ा कर्फ्यू लगेगा कि 135 करोड़ लोग अपने घरों में रहेंगे और सब कुछ बंद हो जाएगा। सोचिए, जिस देश के लिए यह कहा जाता है कि यहां लोग अनुशासित नहीं हैं और यहां नियमों का पालन कराना लोगों से लगभग नामुमकिन है, उस देश के लोगों ने खुद पर दुनिया का सबसे बड़ा कर्फ्यू लगाया और इसे कामयाब भी किया। आज जब देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार फिर से बढ़ रही है, तब यह समझना भी जरूरी है कि भारत जनता कर्फ्यू के अपने अनुभव से क्या सीख सकता है और आज हम इसमें आपकी मदद करेंगे। इसके साथ ही आज हम हमारे देश की अद्भुत एकता शक्ति का भी विश्लेषण करेंगे, जो न सिर्फ हमारी ताकत है बल्कि हमारी संस्कृति भी है। इसके लिए सबसे पहले हम आपको 1 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। तब तारीख 19 मार्च थी और देश में डर और भय का माहौल था। एक एक कर लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे थे और लोगों के लिए यह समझना था कि वो कैसे इस महामारी का सामना करें। उस दिन 19 मार्च को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे यह घोषणा की थी कि देश में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू रहेगा। कर्फ्यू का यह विचार कई मायनों में अलग था, क्योंकि तब तक हम लोगों के लिए कर्फ्यू का मतलब था किसी शहर या जिले में प्रशासन द्वारा लगाई गई सख्ती, जिसमें इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की धारा 144 का इस्तेमाल किया जाता है और क्षेत्र के डीएम या पुलिस कमिश्नर को सभी फैसले लेने का अधिकार मिल जाता है। लेकिन इस कर्फ्यू में ऐसा नहीं था। यह कर्फ्यू जनता ने अपनी इच्छा से अपने लिए खुद पर लगाया था और इसे सफल बनाने की जिम्मेदारी भी लोगों पर ही थी और बाहर निकलने के अधिकार भी लोगों के पास ही थे। उस समय देश ने अनुशासन दिखाया और जनता कर्फ्यू की ऐसी तस्वीरें दुनिया ने देखी जिसने सबको हैरान कर दिया। उस दिन सड़कें खाली थीं और लोग अपने घरों में थे। इस कर्फ्यू के दौरान देश ने शाम के 5 बजे 5 मिनट के लिए ताली, थाली और घंटी बजाकर उन लोगों का भी आभार व्यक्त किया जो अपनी ड्यूटी पर थे। इन लोगों को कोरोना वॉरियर्स कहा गया। डॉक्टर्स, नर्सें, अस्पताल के दूसरे कर्मचारी, पुलिसकर्मी, पत्रकार और सफाई कर्मचारियों ने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। लोगों ने अपने घर की बालकनी, खिड़की, दरवाजे पर खड़े होकर ताली, थाली और घंटी बजाई और इससे ही देश में एकता का शोर पैदा हुआ और ये एक अभियान बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील पर देश के 135 करोड़ लोग एक हो गए और इसी एकता ने यह तय किया कि भारत कैसे इस पूरी लड़ाई को लड़ेगा और कैसे चुनौतियों से निपटेगा। आज हम सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री के उस संबोधन के कुछ महत्वपूर्ण अंश सुनाना चाहते हैं जिसमें उन्होंने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। आज प्रत्येक देशवासी से एक और समर्थन मांग रहा हूं। यह है जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। इस रविवार यानी 2 दिन के बाद 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को
जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहें। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की सफलता, इसके अनुभव हमें आने वाली चुनौतियों के लिए भी तैयार करेंगे। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह करूंगा कि वो जनता कर्फ्यू का पालन कराने का नेतृत्व करें। मेरे प्यारे देशवासियों, ये जनता कर्फ्यू एक प्रकार से हमारे लिए, भारत के लिए एक कसौटी की तरह होगा। ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए भारत कितना तैयार है, ये देखने और परखने का भी समय है। रविवार को ही मैं आपसे एक और सहयोग चाहता हूं। साथियों, पिछले 2 महीनों से लाखों लोग अस्पतालों में, एयरपोर्ट पर, दफ्तरों में, शहर की गलियों में दिन रात काम में जुटे हुए हैं। आप सबको याद होगा, आप जितने भी लोग इस समय हमें देख रहे हैं, करोड़ों लोग पूरी दुनिया में, आज के दिन को आप याद करके सोचिए कि आज हम सब लोग इस समय क्या कर रहे थे। और प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये ऐलान किया था तो बहुत सारे लोग हैरान हो गए थे उस समय, क्योंकि ये देश के इतिहास में पहली बार एक ऐसा कदम उठाया गया था जिसमें लोगों से कहा गया था कि वो स्वेच्छा से इतना बड़ा एक तरीके से जनता कर्फ्यू इस देश में लगा दे। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। और आप सोचिए, कोई और अगर नेता होता तो इस तरह का ऐलान करने में 50 बार सोचता। और किसी भी नेता के लिए मुश्किल काम था, क्योंकि किसी भी नेता को शायद इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा अपने ऊपर कि वो अगर ये ऐलान कर दें कि जनता कर्फ्यू जनता अपने ऊपर लगा लेगी, तो न जाने कितने लोग मानेंगे, कितने लोग नहीं मानेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जैसा जो सशक्त नेता है, उसका फ़ायदा ये होता है कि उन्हें पूरा यकीन था कि वो एक बार आह्वान करेंगे इस देश के लोगों से, और देश के सारे लोगों ने उनकी इस बात को मान लिया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि 135 करोड़ लोग, जिनको बहुत सारे लोग अनुशासनहीन कहते हैं, अलग अलग विचारधाराओं के कहते हैं, अलग अलग जाति, धर्म, अलग अलग राज्य, वो सब एकजुट हो गए। हालांकि ये अलग बात है, आप जानते होंगे उस समय कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बड़ा मजाक भी उड़ाया था उस समय की तस्वीरों को लेकर, और आज भी आप सोशल मीडिया पर देखिए तो बहुत सारे लोग मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन ये मजाक की बात नहीं है। संकट के समय में एक छोटी सी चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और भारत ने उस समय यही किया था। भारत ने पूरी दुनिया को उस समय ये बताया था कि कैसे भारत के जो लोग हैं वो एक साथ एक जगह हो सकते हैं, एकजुट हो सकते हैं। और आप सोचिए, इसको अगर आप दूसरी दुनिया में भी लेकर जाएं तो हमारे देश ने पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी पश्चिमी देश की टेम्पलेट को, पश्चिमी देश के किसी फॉर्मूले को उन्होंने फॉलो नहीं किया, और हमने कोरोना वायरस से कैसे निपटना है, हमने अपना फॉर्मूला बनाया। और हमने ये सीखने की कोशिश की कि हमारे देश की अपनी कल्चर क्या है, हमारे देश की अपने पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, उन सब के हिसाब से हमने अपना एक नया सॉल्यूशन निकाला। और ये ऐसा समय था जब बहुत डर का माहौल था, लोग डरे हुए थे, पूरी दुनिया के लोग डरे हुए थे। और आज मैं जब दुबई में आपके साथ खड़ा हुआ हूँ, पिछले साल मार्च के महीने में भी मैं यहाँ दुबई में ही था, ये बड़ी दिलचस्प बात है। और मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ, यहाँ लोग बहुत डरे हुए थे, ऐसे ही भारत में भी था, और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। इसलिए किसी भी देश के लिए पहली बात जो अपने देश के लोगों के लिए करनी थी वो ये कि उनके मन से डर को निकालना है, उन्हें डिप्रेशन से निकालना है। और हमारे देश में, आप तो जानते हैं, हमारे देश में हमारे संस्कार ऐसे हैं कि मुसीबत के समय में एकजुट होना ज़रूरी था। तो इसे हमने एक, आप समझिए कि एक उत्सव की तरह बना दिया। सारे लोग एक साथ आए, सबने किसी ने घंटी बजाई, किसी ने ताली बजाई, किसी ने थाली बजाई। और उस दिन शाम को आपको कोई भी व्यक्ति
डरा हुआ दिखाई नहीं दिया, डिप्रेशन में दिखाई नहीं दिया, इस डर में नहीं दिखाई दिया कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। और सब लोगों ने एकजुटता के साथ ये काम किया, जिससे कि हमारे देश का जो मनोबल है लोगों का वो बहुत बड़ा। इसमें मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आपको याद होगा, दुनिया भर की जब सेनाएं अपना मनोबल ऊंचा करना चाहती हैं तो वो भी इस तरह की एक्सरसाइज करती हैं। अगर आप खेलों की दुनिया में जाएंगे तो वो भी इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि थाली बजाने से क्या होगा, क्या थाली बजाने से कोरोना वायरस चला जाएगा? लेकिन आज उन्हें ये सोचना चाहिए कि मैं आज उनको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब हमारी क्रिकेट टीम एक ज़माने में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी, न्यूजीलैंड के दौरे पर हमारी क्रिकेट टीम थी और वहाँ से हमारे खिलाड़ियों ने बंजी जंपिंग की थी। इसी तरीके से हमारे जो क्रिकेटर्स थे, एक ज़माने में उनको बूट कैंप्स में ले जाया जाता था। अब कोई ये कहेगा कि बूट कैंप्स में जाने से या बंजी जंपिंग करने से या इतनी ऊंचाई से छलांग लगाने से क्या कोई टीम जीत सकती है? टीम जीतती तो अपने खेल से है, लेकिन मनोबल भी बहुत मजबूत होने की ज़रूरत होती है और इसलिए ये सब काम किए गए उस समय। आज हमने एक ख़ास रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है ताकि एक साल पहले आप सब ने मिलकर कैसे इतिहास रचा था और फिर बाद में दुनिया भर के देशों ने उसे फॉलो किया और अपने अपने देशों में भी उसको लागू करवाया। आप उदाहरण के तौर पर देखिए कि ब्रिटेन में भी उसके बाद यही किया गया अपने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए। तो आज हमने एक बहुत खास रिपोर्ट आपके लिए बनाई है, आप वो देखिए। जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाएं, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का पालन करना है। लाखों लोग अस्पतालों में, एयरपोर्ट पर, दफ्तरों में, शहर की गलियों में दिन रात काम में जुटे हुए हैं। ये लोग अपनी परवाह न करते हुए दूसरों की सेवा में लगे हुए हैं। रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। उनका हौसला बढ़ाएं, उनको सैल्यूट करें। तो याद है ना आपको ये तस्वीरें, और दरअसल यही जनता कर्फ्यू है जो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ।
संकट के समय में एक छोटी सी भी चीज महत्वपूर्ण होती है और भारत ने इसका पूरा ध्यान रखा और इसके साथ ही हमने लक्ष्मण रेखा का महत्व भी समझा। ये रेखा भी हमने खुद ही खींची थी, यानी जनता कर्फ्यू की सफलता ने तय किया कि भारत आने वाले दिनों में चुनौतियों से कैसे निपटेगा। आज जब हम आपको ये सब बातें बता रहे हैं तो शायद आपको ये सब सामान्य लग रहा होगा, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था और इसकी कई वजह थी। भारत में उस समय सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 16,000 वेंटिलेटर्स उपलब्ध थे और परिस्थितियों को देखते हुए करीब 70,000 वेंटिलेटर्स की कमी थी। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा यह जानकारी दी गई थी कि उस समय देश में 84,000 लोगों पर सिर्फ एक आइसोलेशन बेड था, जबकि 36,000 लोगों पर एक क्वारंटीन बेड था। यानी स्थिति अच्छी नहीं थी और लोग डरे हुए थे। हालांकि आज जब देश अनलॉक हो चुका है, आज सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की जो संख्या है वो 16,000 से बढ़कर लगभग 36,000 हो गई है। इसके अलावा तब देश में वेंटिलेटर बनाने वाली सिर्फ 8 कंपनियां थी, जिनकी संख्या अब 17 हो गई है और इन कंपनियों की सालाना उत्पादन क्षमता 3,96,260 वेंटिलेटर्स है। इसके अलावा पिछले साल की तुलना में कोरोना वायरस की जांच के लिए लेबोरेटरी की संख्या भी 1 से बढ़कर 2,300 हो गई है। इसके अलावा उस समय भारत में पीपीई किट भी नहीं बनती थी, लेकिन आज भारत पीपीई किट बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। कहते हैं कि हम उतने ही मजबूत होते हैं जितने हम एकजुट होते हैं। अंग्रेजों की गुलामी से भी हमें तभी आजादी मिली जब हम एकजुट हुए और इसी एकजुटता वाली संस्कृति का परिचय हमने जनता कर्फ्यू के दौरान दिया। जनता कर्फ्यू के 5 बड़े असर थे। पहला असर यह था कि इसने देश के लोगों को पैनिक के माहौल से बाहर निकाला। दूसरा ये कि जब कोरोना वॉरियर्स का ताली और थाली बजाकर आभार व्यक्त किया गया तो देश में उत्सव जैसा माहौल बन गया और इसी माहौल ने हमें नेगेटिविटी से भी बाहर निकाला। हालांकि तब हमारा मजाक भी बनाने की कोशिश हुई, लेकिन इसके बावजूद हम रुके नहीं, हम थमे नहीं। तीसरा ये कि हेल्थ वर्कर्स को हमने नेशनल हीरो बना दिया और तब लोग अपने घरों से डॉक्टरों पर फूलों की वर्षा भी करते थे। और चौथा असर यह हुआ कि भारत ने इस संकट से निपटने के लिए बेहद अद्भुत तरीका अपनाया और लोगों को जागरूक किया कि वो कोरोना वायरस से बचने के लिए नियमों का पालन करें और अनुशासित रहें। और पांचवा असर ये कि जनता कर्फ्यू की वजह से ही भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन लागू करना आसान हुआ, जिसके बाद ब्रिटेन और दूसरे पश्चिमी देशों ने भी हमारे ही तरीकों को अपनाया। आज जब जनता कर्फ्यू को 1 साल पूरा हो गया है, तब ये समझना भी जरूरी है कि मौजूदा परिस्थितियों में हम अपने अनुभव से क्या सीख सकते हैं। पहला है अनुशासन। आज देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और पिछले 24 घंटे में लगभग 47,000 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि पिछले साल जब लॉकडाउन लगाया गया था तब देश में कुल मिलाकर 396 मरीज ही थे। ऐसे में जनता कर्फ्यू के दौरान आपने जो अनुशासन दिखाया उसकी देश को एक बार फिर से जरूरत है। अगर आप बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकलें, मास्क और 2 गज की दूरी के नियम का पालन करें, तो ये अनुशासन कोरोना वायरस के कमबैक को असफल कर सकता है। दूसरा है गंभीरता। पिछले साल लोगों में काफी डर था। हालांकि जनता कर्फ्यू और बाद में लॉकडाउन के दौरान लोगों ने इस महामारी को लेकर गंभीरता दिखाई और अपना और अपनों का ख्याल रखा। इसी गंभीरता की जरूरत देश को एक बार फिर से है। हमारी आपसे यही अपील है कि आप कोरोना वायरस को हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए। तीसरा पॉइंट है ईमानदारी। अगर आप किसी कोरोना संक्रमित मरीज के संपर्क में आते हैं तो आपको देश के प्रति ईमानदार रहते हुए कहीं बाहर यात्रा नहीं करनी है और सरकारी दिशा निर्देशों का भी आपको पालन करना है, जैसे जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन के दौरान आपने किया था। यानी इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में अगर आप अनुशासन, गंभीरता, ईमानदारी को अपना हथियार बना लें तो इससे बड़ी कोई दूसरी सामाजिक वैक्सीन नहीं हो सकती और इससे आप कोरोना वायरस को नियंत्रित करने में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि आप देश में कोरोना वायरस की एक नहीं 2 वैक्सीन आ चुकी हैं और इसलिए अपना नंबर आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन ही इस महामारी के खिलाफ एक सुरक्षा कवच का काम करेगी। तो जनता कर्फ्यू ने भारत को और क्या क्या सिखाया, इसका विश्लेषण अब करेंगे सुधीर चौधरी दुबई से।
मेहमान साहब, मैं तो यहाँ से यही कह सकता हूँ कि पिछले साल मार्च के महीने में हम सब, जितने भी लोग इस समय हमें देख रहे हैं, हम सब एक अलग तरह के इंसान हुआ करते थे। हमारी सोच बिल्कुल अलग थी, हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जीवन जीने का जो स्टाइल है वो बिल्कुल अलग हुआ करता था, और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे दिन हमें देखने को मिलेंगे। इसलिए इस महामारी ने हमें सबको हमेशा के लिए बदल दिया है और हमें ये सिखाया है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। ये जानते तो हम पहले से थे कि इस दुनिया में कुछ स्थायी नहीं है, जीवन स्थायी नहीं है, सबको एक दिन जाना ही है। लेकिन इस एक साल ने हमें जो कुछ सिखाया है वो शायद एक ऐसा हमारे लिए लेसन है जो कि प्रकृति ने हमें सिखाया। और एक, जैसे कहते हैं ना कि स्कूल में क्लासरूम से बाहर ले जाकर आपको प्रैक्टिकल करके सिखाया, तो हम सब अब बिल्कुल बदल चुके हैं। अब ऐसा लगता है कि मानसिक रूप से हम किसी भी इस तरह के बड़े बदलाव के लिए पहले के मुकाबले ज़्यादा तैयार हैं। हमने अपने जीवन में कितनी जल्दी बदलाव किए हैं, अपने जीवन में वर्क फ्रॉम होम जैसे कॉन्सेप्ट्स हम ले आए हैं। पूरी दुनिया आज टेक्नोलॉजी के आधार पर चल रही है। इस समय मैं और आप दोनों एक साथ बात कर रहे हैं, मैं दुबई में हूँ, आप दिल्ली में हैं। ये सब अब पूरी दुनिया ने टेक्नोलॉजी को जिस तेज़ी से अपनाया है, अगर कोरोना वायरस नहीं आया होता तो शायद इसमें और कई वर्ष लग जाते। लेकिन एक बात अब हमें सीखने वाली है, वो ये कि आप तो जानते हैं हमारे देश के लोगों की जो याददाश्त है वो बड़ी कमज़ोर होती है। एक साल में लोग इस मुसीबत में आए, घबराए भी, उसके बाद लड़े भी, लेकिन अब धीरे धीरे सब भूलते जा रहे हैं। लापरवाहियाँ फिर से वापस आ रही हैं, अनुशासन वापस जा रहा है। मैं कल दिल्ली से दुबई आया और मैं आपको अपना एक अनुभव बता सकता हूँ। यहाँ एयरपोर्ट पर हर एक पैसेंजर को उसका कोविड टेस्ट होना अनिवार्य है। तो मैं आपको मेरा अनुभव बताता हूँ। हम एयरपोर्ट पर जब हम सब ने लैंड किया यहाँ, उसके बाद हमारा कोविड टेस्ट हुआ और बहुत आराम से हुआ। उसके बाद हमारा फ़ोन नंबर उन्होंने वहाँ नोट किया और कहा कि आपकी जो कोविड रिपोर्ट है वो आपके फ़ोन नंबर पर आ जाएगी। और फिर ये भी कहा कि जब तक आपकी कोविड रिपोर्ट आपको नहीं सौंप दी जाती, तब तक आप जहाँ भी रुके हैं, जिस भी होटल में हैं या जहाँ पर भी आप जा रहे हैं, वहाँ से आप बाहर नहीं जाएंगे। एक बार अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है, उसके बाद ही आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं। दूसरा मैंने यहाँ देखा, अगर आप बिना मास्क के बाहर निकलते हैं तो तुरंत यहाँ पर जुर्माना लगता है, यहाँ पर फ़ाइन है और अच्छा फ़ाइन है। 3000 दिरहम का फ़ाइन है यहाँ पर अगर आपने मास्क नहीं लगाया है। आज मैं एक टैक्सी से जा रहा था और टैक्सी वाले ने सबसे पहली जो बात मुझे कही वो ये कहा कि सर मास्क मत उतारिएगा, मास्क पहने रखिएगा, क्योंकि यहाँ आपका फ़ाइन हो जाएगा। और तो मैंने देखा कि एक डिसिप्लिन यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। और हमारे देश में ज़रूर लोग लापरवाही बरत रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दुबई में इसे लेकर कोई लापरवाही नहीं है। इसलिए इस समय हम अब फ़ेज़ 2 में जा रहे हैं, इसलिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है। लापरवाही को अभी हमें थोड़े दिन और छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बाकी की जो दुनिया है वो, उसने जो कोविड का जो प्रोटोकॉल है अब धीरे धीरे उन्होंने अपना लिया है। और यहाँ तो दुबई में तो बाकी लोगों को भी वैक्सीन लग रही है। हमारे यहाँ तो अभी सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए खोला गया है और कोरोना वॉरियर्स के लिए, लेकिन यहाँ पर बाकी लोगों को भी वैक्सीन धीरे धीरे लगाई जा रही है। तो धीरे धीरे पूरा पॉपुलेशन जो है यहाँ का वो कवर हो रहा है। मीमांसा जी, और जिस तरह से वहां पर गाइडलाइंस का सब लोग पालन कर रहे हैं और जिस अनुशासन की बात आप कर रहे हैं, वो अनुशासन यहाँ पर हमें पहले देखने को मिल रहा था, लेकिन अब जो लापरवाही दिखाई दे रही है उसी का असर हो रहा है कि यहाँ पर संक्रमण अब फैल रहा है। और इसे रोकने अगर है तो ये भी हमारे हाथों में ही है कि हम अनुशासन का परिचय एक बार फिर से दें। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.